सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 65, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science, and we will revise History chapter number 1, the French Revolution, in this worksheet. तो देखिए आज हम इस वर्कशीट में फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन कौन से क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को। देखिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, क्योंकि जैसा 10th बोर्ड में होता है वैसा ही सेम 9th में भी आता है, क्योंकि 9th एक प्रैक्टिस क्लास होती है 10th बोर्ड के लिए। तो देखिए कि आजकल बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें होता क्या है, एक पैराग्राफ होता है और उसी के ऊपर बेस्ड 4 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको आंसर करना होता है। मोस्टली तो इनके आंसर्स इसी पैराग्राफ में होते हैं, नहीं तो इसी पैराग्राफ को समझ के आपको उसके आंसर को लिखना होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। पैराग्राफ नंबर 1, peasants made up about 90% of the population। देखिए फ्रांस में क्या था कि आपको पता है कि जो पेजेंट्स थे, वो जो किसान थे, वो पूरी पॉपुलेशन के 90% थे। However, only a small number of them owned the land they cultivated, और उसमें से बहुत कम ऐसे थे जिनके पास अपने खुद की ज़मीन थी। About 60% of the land was owned by nobles, the church and the other richer members of the third estate। तो देखिए जो 60% लैंड थी वो या तो नोबल्स के पास थी, या चर्च के पास थी, या जो थर्ड स्टेट के जो रिच मेंबर्स होते थे उनके पास थी। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 estates, दैट इज द क्लैरिजी एंड द नोबैलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। और जो फर्स्ट 2 estates के मेंबर्स थे, क्लैरिजी एंड नोबैलिटी, उनको कुछ जो प्रिविलेजेस थे वो बाय बर्थ मिले हुए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और इसमें जो सबसे मोस्ट एग्जेम्पशन, उनको इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन मिली हुई थी, वो ये थी कि उन्हें स्टेट को यानी कि कंट्री को कोई भी टैक्स पे नहीं करना। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। और जो नोबल्स थे यानी जो बहुत ही सेकंड स्टेट वाले लोग, बहुत ही रिचर लोग जो कि रिलेटेड टू किंग थे, उनको फ्यूडल प्रिविलेज मतलब ये भी था कि वो जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे उनसे वो टैक्स कलेक्ट करने का उनको राइट मिला हुआ था। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि उनको जो है किसानों से भी टैक्स कलेक्ट करने का पूरा राइट किंग ने दे रखा था। Peasants were obliged to render services to the Lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads। देखिए जो peasants होते थे वो बहुत लोन लेते थे क्योंकि गरीब थे, और जो रिच पर्सन्स होते थे उनसे वो लोन लेते थे। तो लोन तो वो अपना देते ही थे, वापस रिपे करते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करते थे, जिससे भी वो जो उनके लॉर्ड होते थे, दैट मीन्स जिनसे उन्होंने पैसा ले रखा है, वो उनके घर और खेतों में भी काम करते थे। और यहाँ तक कि जो है वो उन बिल्डिंग रोड्स यानी रोड्स बनाने में भी वो पार्टिसिपेट करते थे। मतलब इसके अलावा भी वो बहुत सारे काम करते थे। तो अब इसी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। लेट्स ट्राई to solve these questions. So the question number 1 is, what percentage of population was of peasants? तो अभी हमने सबसे पहली लाइन में ही, फर्स्ट लाइन में ही समझा था, 90% of population was of peasants. Now the second question, which estates had privileges by birth? तो आंसर इज द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 estates had privileges by birth। जो पहले 2 estate के मेंबर्स थे उनको ही ये प्रिविलेज मिला हुआ था बाय बर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 इज, अपार्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस व्हाट अदर वर्क्स पेजेंट हैड टू डू? तो देखिए टैक्सेस पे करने के अलावा वो क्या क्या काम करते थे।
peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in the building रोड्स। यानी वो ये सब काम भी करते थे, उनके घरों में खेतों में काम करते थे, आर्मी में काम करते थे और यहाँ तक कि वो रोड्स बनाने में भी अपना पार्टिसिपेशन देते थे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैराग्राफ नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स गॉट। यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज मिली हुई थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स गॉट, एग्जेम्पशंस फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। यानी उनको स्टेट को, राजा को कोई भी टैक्स पे नहीं करना था। नाउ read paragraph number 2. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. तो देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट लिगेसी थी वो ये थी कि उसने आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स को पूरे वर्ल्ड में फैलाया। यानी उसका मेन जो कंट्रीब्यूशन था पूरे वर्ल्ड के लिए वो ये था। These spread from France to the rest of the Europe during the 19th century where feudal systems were abolished। और उनके इन्हीं विचारों के स्प्रेड के कारण, उनके प्रसार के कारण ये फ्रांस से जो बाकी यूरोप की कंट्रीज़ थी उसमें भी यही सारे आइडियाज़ वहाँ पर गए 19th सेंचुरी के दौरान। और इस तरह से उसने इन आइडियाज़ ने लोगों को फ्यूडल सिस्टम ख़त्म करने के लिए जो है उकसाया, उनको मोटिवेट किया और धीरे धीरे फ्रांस की यूरोप की जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, जितनी भी यूरोप की कंट्रीज़ थी फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज़, वहाँ पर भी ये फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो गया। colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state। और अपने एक संप्रभु राष्ट्र राज्य बनाने के जो आंदोलन थे इसके बीच में लोगों ने इस पर भी काम किया कि जो दास प्रथा वहाँ चल रही थी, स्लेवरी सिस्टम चल रहा था, उसको भी उन्होंने ख़त्म करने के लिए रीवर्क किया। मतलब दैट मीन्स उन्होंने ये काम किया। Now we'll move on the question answer section of the paragraph number 2. First question is, what was the most important legacy of French Revolution? The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution। तो मैंने आपको समझाया था अभी कि आइडिया ऑफ लिबर्टी यानी आज़ादी के विचार, लिबर्टी मतलब स्वाधीनता के विचार, और डेमोक्रेटिक राइट्स मतलब लोकतांत्रिक अधिकार, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेसी थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट वाज द कॉज ऑफ एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप। देखिए फ्यूडल सिस्टम जो सामंती व्यवस्था थी यूरोप में उसको खत्म करने के क्या कारण था। तो इसका आंसर ये कि स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द कॉज ऑफ एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप। तो यूरोप में फ्यूडल सिस्टम खत्म होने का कारण ही ये था कि जो आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के जो आइडियाज़ थे इनका फैलना। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अफेक्ट यूरोप। तो देखिए यूरोप को फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे अफेक्ट किया, कैसे प्रभावित किया। आंसर इज, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन देयर वाज अ वॉइस फॉर डेमोक्रेसी इन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड द फ्यूडल सिस्टम्स वाज डिस्ट्रॉयड। तो देखिए इसका क्या इफेक्ट हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप की मैनी कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठने लग गई और ये जो फ्यूडल सिस्टम था इसको ख़त्म कर दिया गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अफेक्ट स्लेवरी। तो देखिए स्लेवरी को उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे इफेक्ट किया। तो colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state। तो ये अपने यहाँ डेमोक्रेसी लाने के लिए लोगों ने क्या किया, colonized people क्या होते हैं, जो कि जहाँ पर किसी देश का कब्जा होता है उस देश के लोग, तो उन्होंने दोबारा से इस आइडिया पर वर्क किया। किस पर वर्क किया कि फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज का मतलब होता है दास प्रथा, मतलब किसी के दास बनने से फ्री होना। तो इन सारे मूवमेंट्स में इस पर भी दोबारा से काम किया गया और इस तरह से फ्रांस में जो स्लेवरी सिस्टम था उसको भी ख़त्म किया गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पैराग्राफ नंबर 3।
women were disappointed that the constitution of 1791 reduced them to passive citizens, यानी कि जो महिलाएं थी वो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी, क्योंकि उनको इसमें पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया था, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था. दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये थी कि उनको भी वोटिंग का राइट मिले, असेंबली के लिए उनको भी चुना जाना चाहिए और उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल पोस्ट भी मिलनी चाहिए. ओनली देन they felt would their interests with be represented in the new government. और देखिए उन्हें ऐसा लगता था कि अगर ऐसा होगा कि उन्हें भी असेंबली में जगह मिलेगी, उन्हें भी कोई पॉलिटिकल पोस्ट मिलेगी, तभी उनके इंटरेस्ट को सही ढंग से रिप्रेजेंट किया जाएगा न्यू गवर्नमेंट में, नहीं तो उसके बिना तो वो उनको पैसिव सिटीजन बना ही रखा था. नाउ विल मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर ऑफ this paragraph. First question is who were given the status of active citizen by Constitution of 1791. यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है इसको कि आपको यहाँ पे एक्टिव सिटीजन के बारे में पूछा गया, जबकि पैराग्राफ में हमें पैसिव सिटीजन्स के बारे में बताया गया था. तो ये हमें हमारे लेसन में से मिलेगा. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791 men aged 25 years or more and paying tax equal to their 3 days salary were given the status of active citizens. तो देखिए एक्टिव सिटीजन्स का दर्जा उन्हें दिया गया था जो 25 years या उससे ज़्यादा के पुरुष लोग होंगे और अपनी जो भी 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्स जो पे करेंगे उनको एक्टिव सिटीजन का यहाँ पर स्टेटस दिया गया था. एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज विच डिमांड्स वर पुट फॉरवर्ड बाय द वीमेन. तो देखिए महिलाओं ने अपनी किन मांगों को सामने रखा. दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. तो उन्होंने राइट टू वोट मांगा, असेंबली में इलेक्ट होने के लिए डिमांड रखी और कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑफिस का मतलब पॉलिटिकल पोस्ट भी उनको मिलनी चाहिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डिड वीमेन पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ पॉलिटिकल राइट्स. उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स की ये डिमांड क्यों रखी. Only then they felt would their interest be represented in the new government. तो उनको ऐसा लगता था कि जो नई गवर्नमेंट में ये तभी हो मतलब अगर उनको कोई पॉलिटिकल राइट मिलेंगे तभी उनके इंटरेस्ट, उनकी बातों को सही ढंग से सामने रखा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच चेंज में अकर इफ वीमेन गेट इक्वल राइट्स. तो आपको क्या लगता है कि अगर महिलाओं को इक्वल राइट्स दिया जाए तो क्या चेंज आ सकता है. तो ये दिस इज my suggestion. By giving women equal rights they will get more respect in the society and they will also be able to contribute the development of country. यानी उनकी सोसाइटी में और ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और वो भी कंट्री की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगी. Now let's understand paragraph number 4. In addition to merchants and manufacturers, the Third estate included professions such as lawyers और administrative officials. तो देखिए मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा यहाँ पर जो थर्ड एस्टेट में वो और भी लोग शामिल थे, जैसे लॉयर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल होते थे ना, यानी कि जैसे किंग के जो कोर्ट में काम करते थे या जो भी उस समय के गवर्नमेंट जो भी मतलब किंग के जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उनमें काम करने वाले लोग, वो भी सारे के सारे थर्ड एस्टेट में इंक्लूडेड थे. ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. तो देखिए क्योंकि वो सारे के सारे एजुकेटेड थे और वो ये समझते थे, वो ये सोचते थे, ऐसा सोचते थे कि सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेज, कोई भी जो राइट नहीं मिलना चाहिए. रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट. तो उसको जो उसकी सोशल पोजीशन है उसकी योग्यता के आधार पर उसको दी जानी चाहिए, ना कि बाय बर्थ दी जानी चाहिए. नाउ वी विल मूव ऑन the question answer section of this paragraph. So the question number 1 is which groups were included in the third estate. The answer is in addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers और administrative officials. तो merchants और manufacturers के अलावा इसमें lawyers और administrative official भी
इंक्लूडेड थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, वर द रिच प्रीस्ट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द थर्ड एस्टेट? नो, द रिच प्रीस्ट्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ द थर्ड एस्टेट्स। Question number 3 is, what were the views of third estate about the privileges? They believed that no group in the society should be privileged by birth. वो ऐसा सोचते थे कि सोसाइटी के किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ सोशल पोजीशन? यानी एक सोशल पोजीशन का क्या बेस होना चाहिए, ऐसा थर्ड एस्टेट वाले मेंबर्स मतलब उनके अनुसार क्या था, क्या बेस था कि सोशल पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट अ पर्सन्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। तो जो उसकी सामाजिक पद है, सामाजिक हैसियत है, वो उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए, बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, ऐसा थर्ड एस्टेट के मेंबर सोचते थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।